हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 12th की बुक का पहला पहला अध्याय, जो है जीवों में जनन। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? जीवों में जनन। वैसे तो हमने जनन व प्रजनन के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, और मुझे इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सुन रखा होगा जनन व प्रजनन के बारे में। लेकिन सिर्फ परिभाषा याद कर लेना, सिर्फ परिभाषा याद करना कि जनन यह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, यह आपके ज्ञान के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपको ये अध्याय क्लास 12th के पहले पहले चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो हमारी जो शैक्षणिक पद्धति है उसने कुछ सोच समझ के पूरा का पूरा ये निर्धारित किया है कि कौन सा अध्याय कब और कहां पढ़ाना है ना। इसका कुछ पर्पज है, कुछ रीजन है। बिकॉज आप जब 12th का पहला पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आप बेटा एक चीज ध्यान देना, मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हो। आपको ये भी पता चलेगा कि ये चैप्टर यहीं पे क्यों दिया है, या यह अध्याय कैसे कब कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जब भी आप प्रजनन की बात करते हो, तो प्रजनन क्यों इसमें पहले पहले दिया है? क्योंकि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे इस धरती पे जीवन का अस्तित्व बना हुआ है, जिससे इस धरती पे जितनी भी आप जैविक विविधता देख रहे हैं वो बनी हुई है, वह प्रक्रिया है प्रजनन, है ना। तो प्रजनन को पढ़ने से पहले सुना बहुत है इसके बारे में, सुना बहुत होगा आप लोगों ने इसके बारे में, जानते भी होंगे, लेकिन ये क्या है, इसका क्या, इसकी क्या महत्ता है, ये सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जहां पे हम सबसे पहले बेटा यही बात करेंगे कि प्रजनन का कैसे महत्वपूर्ण है। प्रजनन या जनन की क्रिया, प्रजनन या जनन की क्रिया किस हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए। प्रजनन या जनन क्रिया की महत्ता क्या है? सबसे पहले तो ये सीखना है कि प्रजनन या जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पहला ये बात, जैसे ही हम बात करते हैं जनन या प्रजनन की, हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना जरूरी है, जो आप लोगों को आता होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा में ही काफी कुछ छिपा है। लेकिन हाँ, आज के पहले हम बस रट लिया करते थे, आज सीखेंगे कि कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है। क्लियर? लेकिन परिभाषा लिखने से पहले, उसको याद करने से पहले पहले उसकी मूल बातों को समझते हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि इस पूरी धरती पे, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में जो जीवन का क्रम आपको दिखाई दे रहा है, उसका उसका मूल कारण प्रजनन है, तो आप शायद ये बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ परिभाषा रटना सीखा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रजनन जीवों के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक अभिलाक्षणिक लक्षण है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की निरंतरता बनी हुई है। ये जो जैव प्रक्रम है ये चल रहा है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है। और इस चीज को आपके दिमाग में फिट करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बेटा, है ना, पहले पहले बता दूं क्या बोलते हैं वो, स्टैच्यूटरी वार्निंग, है ना, पहले वार्निंग दे देता हूं। भाई ये सुनने के बाद गालियां मत देना, है ना, ये सुनने के बाद गालियां मत देना। लेकिन अगर मान लो, मैंने बोला ना मान लो, तो मान लो बस कि इस धरती से प्रजनन की प्रक्रिया ही खत्म। अगर हम ऐसा मान लें कि आज के बाद इस धरती पे प्रजनन होगा ही नहीं, कोई भी जीव धरती पे आज के बाद अपनी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कोई भी, चाहे वो सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म जो हमें सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले जीव है, पादप है ना, सूक्ष्मदर्शी वाले जीव, उनके अंदर भी बोल रहा हूं, जीवाणु हो गए, शैवाल हो गए, वो भी अब अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी पीढ़ियां नहीं बढ़ा पाएंगे। जो उच्च जंतु हैं, उच्च पादप हैं, जो पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम खुद उच्च जंतुओं में आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर, तो हम खुद, हमारे अंदर ही प्रजनन नहीं हो रहा,
तब बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर हम पढ़ लिख क्यों रहे हैं, हमारा तो जीवन में ध्येय यही था, लक्ष्य यही था कि पढ़ लिख के लायक बनेंगे, अच्छे से शादी होगी, अच्छे अच्छे वर वधु खोजे जाएंगे हमारे लिए और हम अपनी पीढ़ियां बढ़ाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया आज से खत्म। मैंने बोला था मान लो, मैंने क्या बोला था, मान लो। और सुनो कि क्यों बोला था ये, कि एक बार अगर इस पूरे ब्रह्मांड से ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो सोचो क्या होगा, इस धरती पे जो जीवन की निरंतरता है वो कैसे खत्म होगी, ये समझिए। जैसे मैंने बोला कि आज और अभी से, आज के बाद कोई भी जीव सजीव प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करेगा, तो जितने भी बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु है, जो अपनी संख्या हर 20 मिनट पे बढ़ा लेते हैं, डबल कर लेते हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त। यस और नो, जीवाणु विषाणु खत्म, आप खुश हो गए, सर अब तो बीमारी कौन पैदा करेगा, है ना, जीवाणु खत्म हो गए, बीमारियां खत्म हो गई, बढ़िया हुआ ना। खुश होने वाली बात नहीं है बेटा, जीवाणुओं के अंदर प्रजनन समाप्त हुआ तो उसके साथ पादपों के अंदर भी हुआ। जो पादप आपको भोजन दे रहे हैं, जो आपके लिए उत्पादक का काम कर रहे हैं, उन पादपों के अंदर भी यह प्रक्रिया खत्म है। तो होगा क्या, समझिए कि जो पादप कुछ ऐसे हैं जो हर 4 महीने पे हम लोग उगा लेते हैं, है ना, तो जो सब्जियां हैं, जो हमारे सीजनल वेजिटेबल हैं, जो हम लोग हर सीजन में खाते हैं सब्जियां, वो सब्जियां अब आएंगी ही नहीं, क्योंकि आज के बाद अब तक जितनी उगी थी उगेगी, अब आगे प्रजनन नहीं होगा तो उनकी पीढ़ियां खत्म, न गेहूं होगा, न चावल होगा, न धान होगा, न सब्जियां होंगी, न दालें होंगी, न तेल मिलेगा, कुछ नहीं। सर कैसा मजाक कर रहे हो सर, यही बोल रहा हूं ना बेटा, आज के बाद जनरेशन खत्म। कोई बात नहीं सर, ठीक है, फल फूल, वैसे भी फल फूल कौन खाता है, हम तो घास फूस खाते नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना, हम तो हार्डकोर नॉनवेज वाले हैं भैया। नॉनवेज में भी चिकन मटन की जनरेशन खत्म, वो आगे नहीं आएगी अब, सर वो भी नहीं मिलेगा ना। सर हम पेड़ है ना, हम तो पौधों की बात करें, अब जो पेड़ है, हम पेड़ों पे जो फल लगते हैं उनसे जिंदा रहेंगे। रुको रुको रुको, ठहरो जरा, सब्र करो। मैंने क्या बोला कि प्रजनन खत्म, मतलब एक सीजन में जो प्रजनन हो चुका है तो जो फल फूल आना है वो आ गया, अगले सीजन में वो भी नहीं होगा। मतलब इस धरती से धीरे धीरे उत्पादक खत्म, धीरे धीरे क्या, सीजनल वेज खत्म, तो आपको खाना मिलना ही बंद हो जाएगा। और इतनी ज्यादा आपकी डिमांड, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी नॉनवेज चीजों पे, कि वो अगर खत्म होने थे 2 साल में तो 2 महीने में वो भी खत्म, क्योंकि सबको जिंदा रहना है। और वो भी खत्म, अब क्या खाओगे, क्योंकि इंसान, ह्यूमन, मनुष्य की जो औसत आयु है, चलो हम 65 साल ले लेते हैं, 60 से 65 साल वो चल रहा है, लेकिन बरगद के पेड़ लगे हैं, फल नहीं लग रहा, आम के पेड़ लगे हैं, फल नहीं लग रहा। धीरे धीरे आपके लिए खाना पानी खत्म, आपके सामने सबसे पहले आप जाओगे और आपके बाद वो पेड़ जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन काल आपके जीवन काल से ज्यादा है। और इस धरती पे सभी चीजें खाद्य श्रृंखला के रूप में कार्य करती हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई नुकसान है। ये आप पढ़ते हो 12th में ही, अपने आखिरी यूनिट में, जहां पे आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हो, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि प्रजनन खत्म तो इस पूरे धरती पे जीवन लीला ही समाप्त। प्रजनन, इसका मतलब कि प्रजनन वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि इस ब्रह्मांड में इस जैव प्रक्रम को चला रहा है, जिससे कि जीवन की निरंतरता बनी हुई है। और ये निरंतरता बनी कैसे? क्योंकि एक चीज स्पष्ट है कि सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई भी लिविंग स्पीसीज है, कोई भी सजीव है, वो एक निश्चित जीवन काल तक जीवित रहता है और एक उस जीवन काल को पूरा करने के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। यस और नो? तो मृत्यु से पहले पहले, पैदा होने के बाद और मरने से पहले सभी सजीवों के अंदर यह लक्षण पाया जाता है कि वो किसी प्रकार से, किसी प्रकार क्यों बोला? क्योंकि जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जनन या प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं, कोई ना कोई तरीका वो अपनाएगा और अपने मरने से पहले अपनी जैसी संतति इस जैव प्रक्रम में, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में दे जाएगा। कि चलिए उसका विस्थापन हो रहा है उसकी संततियों से। आ रहा है समझ में?
भाई मान लो मुझे मरना है ना, आजकल आज नहीं तो कल मुझे मरना है, आपको जाना है, यहाँ पे कोई भी अमर नहीं है। तो मरने से पहले हमारी लाइफ में वो फेज आएगा कि हम प्रोजेनी पैदा कर लेंगे, है ना, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे, हम 2 हमारे 2, कुछ लोग 1 करेंगे, है ना, बेबीज पैदा हो जाएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे वो जनरेशन चलाएंगे, आपका विस्थापन हो जाएगा, आप जाओगे, आपके जगह पे आपके बच्चे आ जाएंगे। तो जीवन की निरंतरता, फिर उनका जीवन काल चल रहा है, वो अपने जीवन काल में फिर वो प्रजनन करेंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, और इस तरीके से पीढ़ियां निरंतर चलती रहती हैं। अब आया समझ में प्रजनन के बारे में थोड़ा आइडिया लगा क्या है? चलो, तो अगर आइडिया लग गया तो इसको परिभाषित भी कर लेते हैं कि प्रजनन क्या है। प्रजनन सजीवों के अंदर चलने वाली एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है। अभिलाक्षणिक क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये सभी सजीवों के अंदर पाया जाता है, ये सजीवों के लक्षणों में से एक है। चलने वाली एक अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है जिससे सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करके जीवन की निरंतरता को बनाए रखते। क्लियर है बेटा? क्या करते हैं वो? जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ये हुआ प्रजनन की परिभाषा। कि प्रजनन क्या है, समझ में आया? यह वह प्रक्रिया है जिससे इस धरती पे जीवन की निरंतरता चल रही है। अब प्रजनन, मैंने क्या बोला, ये सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। ध्यान देना, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, जीवों के लक्षण में, है ना। ये क्या है? एक अभिलाक्षणिक प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट। यानी ये सभी सजीवों में पाया जाता है। अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है क्या? यानी ये सभी सजीवों में पाया जाता है। हाँ, इस धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों के अंदर ये टेंडेंसी होती है। हाँ, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो अपनी शरीर के अंदर किसी कमी के कारण, कभी हार्मोनल कमी के कारण, कभी अपनी कायिक संरचना में किसी कमी के कारण वो प्रजनन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है। किसी दुर्घटना की वजह से, किसी कमी की वजह से वो इस प्रक्रिया को कभी कभी पूरा नहीं भी कर पाते हैं। ये भी हम लोगों ने 11th में पढ़ लिया है। यस और नो बच्चों? तो अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई तो एक चीज समझ में आ गई कि भाई ये सभी सजीवों का लक्षण है। और सजीवों के अंदर ये प्रक्रिया कैसे दिखाई देती है, आइए वो भी देखते हैं। देखना बच्चे, सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। यस और नो? सजीव पैदा हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी स्पीशीज के जन्म, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस सजीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या होगी? सजीव की मृत्यु। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम पूर्ण जीवन काल की जब भी बात करते हैं तो हम यहाँ पे
प्राकृतिक मृत्यु की बात करते हैं, नेचुरल डेथ की बात करते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे कोई बीमारी हो गई बीच में ऐसी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, नहीं, हम बात करते हैं हमेशा प्राकृतिक मृत्यु की। तो किसी भी सजीव के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, यह उस सजीव का जीवन काल कहलाता है। यानी अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीवन काल क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया, किसी भी सजीव के जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है, यह उस सजीव का क्या कहलाता है भैया? यह उसका जीवन काल कहलाता है। यह है उस सजीव का पूरा जीवन काल, लाइफ स्पैन। अलग अलग सजीवों के अंदर अलग अलग जीवों का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। मतलब इस धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों का अपना एक निश्चित जीवन काल है, एक औसत उनके क्या है, जीवन आयु है। इसका मतलब जैसे हम इंसान ह्यूमन की बात करें तो हम पैदा होने से लेके मरने, प्राकृतिक डेथ के बीच में हमारी जो एवरेज आयु है, एक औसत आयु हम ये मानते हैं कि 60-70 साल तक इंसान क्या है, जिंदा रहता है। उसके बाद वो जीर्णावस्था में जाके उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जैसे हमारा 60-70 साल है, बैक्टीरिया एक जीवाणु की कोशिका का जीवन काल 20 मिनट का। 20 मिनट में वो डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ा लेती है, अपनी प्रोजेनी पैदा कर देती है, अपनी संतति पैदा कर देती है। एक मक्खी है जिसे हम लोग मे फ्लाई बोलते हैं, मे फ्लाई 4 घंटे का जीवन काल है मे फ्लाई का। मे फ्लाई पैदा होती है, 4 घंटे के अंदर वो पैदा हुई और 4 घंटे में उसको मरना है। 4 घंटे के अंदर ही वो अपनी संतति भी उत्पन्न कर लेती है। यानी जो जीवन काल है वो कुछ सालों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ मिनटों का भी हो सकता है। जीवाणु की बात करो, 20 मिनट बताया, 20 मिनट में जीवाणु की कोशिका विभाजित हो जाती है। तो जीवाणु 20 मिनट में अपनी संतति पैदा कर रहा है। फ्रूट फ्लाई मक्खी की बात करो तो उसका तो जीवन काल ही 4 घंटे का है। वो 4 घंटे में वो पैदा भी होती है, अपनी जैसे संतति भी पैदा करती है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन की एज 60, 70, 80 साल हो सकती है। कोई पेड़, आम का पेड़ ले लो, 150 साल जिंदा रहेगा, उसका जीवन काल 150 साल का है। बरगद का पेड़ ले लो, वो 250 से 400, 500 साल तक जिंदा रह सकता है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप जीवन काल की बात करते हैं तो अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल है। यस और नो? किस पे निर्धारित करता है, क्या निर्भर करता है, वो करेंगे बात। पहले हम ये सीख रहे हैं कि इस धरती पे पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का जीवन काल भी विभिन्न होता है। इस बात से सहमति है तो आगे बढ़ेंगे। होता है ना, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ये जीवन काल कुछ मिनटों का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ सप्ताह का हो सकता है, कुछ महीने का हो सकता है, कुछ साल का हो सकता है, या बहुत सालों का भी हो सकता है। अलग अलग जीवों के जीवन काल की अलग अलग एक क्या है, सीमा है। क्लियर बच्चे? लेकिन एक चीज बड़ी फिक्स है, एक चीज कंफर्म है कि सभी जीवों के अंदर, हमने लिखा है अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है, सभी जीवों के अंदर उनके जीवन काल में ही एक ऐसी अवस्था आती है जब उनकी जो क्षमता होती है वो अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की होती है। हम चूंकि प्रजनन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस उस अवस्था पे है, और उसको समझने के लिए हमें किसी भी सजीव के जीवन काल को 3 हिस्से में बांटना पड़ता है। कितने हिस्सों में बेटा? 3 हिस्सों में बांटना पड़ता है। देखिए मैं बांट के दिखाता हूं। पहला हिस्सा, जब कोई सजीव पैदा होता है तो पैदा होने के बाद, किसी भी सजीव के पैदा होने के बाद से, है ना, उसके पैदा होने के बाद से उसके जननिक ये लो, 3 हिस्से बोला था मैंने। ये हिस्सा है पहला सेगमेंट, प्रथम अवस्था किसी भी सजीव की। हम सजीव बोल रहे हैं
हम जंतु पादप सब कुछ लेके चल रहे हैं, जिनके अंदर भी जीवन है, हम सबकी बात एक साथ कर रहे हैं। क्लियर? प्रथम अवस्था यहां से शुरू होती है उसके जीवन काल की द्वितीयक अवस्था। उसके जीवन काल की ये प्रथम अवस्था है, ये द्वितीयक अवस्था है, और यहां से लेके मरने तक का जो समय है, यह है उसके जीवन काल की तृतीयक अवस्था। तीन अवस्थाओं में आप किसी भी सजीव के जीवन काल को तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो प्रथम अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, ये वो अवस्था है जब उस सजीव का जन्म होता है, उसके जन्म से लेके उसके अंदर जनन प्रक्रिया के लिए तैयारी जब शुरू होती है, उसके पहले की अवस्था है। पैदा हुआ यहाँ पे, और ये दूसरा जन्म प्रक्रिया की तैयारी। चलो हम नाम लिख लेते हैं, फिर आपके लिए थोड़ा और समझना आसान हो जाएगा। इस प्रथम अवस्था को हम बोलते हैं, जंतु की बात करूं तो इसे बोलते हैं हम किशोरावस्था। जंतुओं में से क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। पादपों की बात करूं तो पादपों में आप इसी अवस्था को, इसी से लिख लेता हूं, कोई बात। पादपों में आप इसी अवस्था को बोलते हैं कायिक अवस्था। जब जंतु अथवा पादप के अंदर इस अवस्था में क्या हो रहा है, उस जंतु या पादप, किसी की बात करें, मैंने जंतु के लिए लिख दिया किशोरावस्था, पादपों के लिख दिया कायिक अवस्था। इसमें क्या हो रहा है, या जंतु है या पादप है, उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है। उसके शारीरिक क्या हो रही है? वृद्धि। उसके शरीर में जो भी अंग पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, अंगों और उपांगों की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के बाद धीरे धीरे जब उसकी संरचना विकसित होकर ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि अब उसका शरीर तैयार है प्रजनन अवस्थाओं की क्रियाओं के लिए, तब जब एक बार यह अवस्था बीत जाती है, इस अवस्था के बाद उसके अंदर यहाँ पे जब एक निश्चित शारीरिक संरचना बन जाती है, तो उसके अंदर दूसरा फेज शुरू हो जाता है। और इस दूसरे फेज में क्या होता है, शरीर के अंदर उसकी शारीरिक संरचना की बनने के बाद उसके शरीर के अंदर ऐसी रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि उसके अंदर जनन प्रक्रिया की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखेंगे, जंतु, हम भी जंतु हैं। आप जब पैदा हुए थे तो छोटे बच्चे थे। अबे सब पैदा होते तो छोटे बच्चे रहते हैं, मैं भी था, तुम भी होगे, है ना? सब बुरा क्या मान रहे हो? तुम्हारे जिनको भी तुम जानते हो वो सब छोटे थे, किसी का अवतार नहीं हुआ है यहाँ पे। सब कैसे थे? छोटे बच्चे। उनका शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है, भरण पोषण चल रहा है, वो खाना पानी खा रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। धीरे धीरे समय अंतराल के साथ साथ उनके अंदर शारीरिक वृद्धि शुरू हो जाती। और जब शारीरिक वृद्धि शुरू हो जाती है तो उनके शरीर में एक निश्चित समय तक वृद्धि होने के बाद जब उनका शरीर प्रजनन की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है, तो एक डिफरेंट एज के बाद शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोन मतलब वही रासायनिक चेंजेस होते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोन का स्राव बदल जाता है, नए तरीके के हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, पता है ना, अंडे का निर्माण, फीमेल बॉडी के अंदर एग शेल का बनना शुरू हो जाता है, मेल के अंदर शुक्राणु स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। यस और नो बच्चे? शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है शरीर में हार्मोन के स्राव की वजह से एक निश्चित समय के बाद। तो जब वह हार्मोन निकलना शुरू हुआ, जब शरीर के अंदर उन हार्मोन्स का स्राव स्टार्ट होता है, वहां से शुरू हो जाता है हमारी द्वितीयक अवस्था। जब आप बात करते हो जंतुओं की, तो जंतुओं को कैसे पहचानेंगे? हम सब लोग इसी अवस्था में, नहीं मैं नहीं, तुम लोग, आप लोग अभी इसी अवस्था में हो।
आप लोग अभी 16-17 साल तक बस खा पी के बड़े हो रहे थे, 18 साल तक। उसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर रासायनिक परिवर्तन से दाढ़ी मूछ आना शुरू होगी, मेल्स के अंदर, नरों के अंदर, पुरुषों के अंदर आ रही होगी, है ना। फेशियल हेयर, चेहरे पे दाढ़ी मूछ का आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो आवाज है, आप लोगों ने अभी जल्दी ये समय बिताया होगा तो आप जल्दी अच्छा रिलेट कर पाओगे। आपकी आवाज अचानक से थोड़ी भारी होने लगी, थोड़ी मोटी होने लगी। यस और नो? आवाज भारी, चेहरे पे दाढ़ी मूछ का आना, ये बता रहा है कि अब आपके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन का स्रावण शुरू हो चुका है जो जननिक प्रक्रिया को करवाएंगे। समझ में आया? अगर आप फीमेल्स की बात करो, मादा की बात करो, तो मादा के अंदर मेमोरी ग्लैंड का निर्माण, है ना। मेमोरी ग्लैंड के अंदर दुग्ध ग्रंथियां बड़ी होने लगती है, इनका साइज एनलार्जमेंट होने लगता है, बड़ी होने लगती है, वक्षस्थल बड़ा होने लगता है। जो कमर है, कमर चौड़ी हो जाती है, आवाज पतली हो जाती है। यस और नो? उनकी आवाज क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो ऐसे कुछ परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाते हैं, उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो इससे समझ जाओ कि अब आपकी शरीर के अंदर कौन सी जैविक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब आपके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन का श्रावण शुरू हो चुका है। समझ में आया? जब मैं बात करूं इस द्वितीयक अवस्था की पादपों के लिए, तो पादपों में भी पहले पेड़, क्या आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ हम लगाते हैं तो पत्ती बाद में निकले, फूल पहले निकल जाए? देखा है ऐसा? फल पहले बन जाए? नहीं, पौधे लगने के बाद पहले पौधे भी एक निश्चित जीवन काल बिताते हैं। उनके अंदर भी जड़, तना, पत्तियां बनती हैं। उनका क्या होता है? जड़, तने, पत्तियां बनती है और उनका साइज, उनका आकार विस्तृत होता रहता है, बढ़ता रहता है जब तक बढ़ सकता है। और एक डेफिनिट स्टेज पे आने के बाद उस पादप की एक नियत लंबाई चौड़ाई होने के बाद, एक निश्चित समय के बाद उसके अंदर पुष्प लगना शुरू होते हैं। आपको पता होगा, पुष्प जो है वो पादपों के लैंगिक जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। उन पादपों की जो क्या बोलते हैं, जो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पादपों के लिंग जो है वो पुष्पों के ऊपर ही पाया जाता है। पुष्प पादपों का जननांग है। क्या है बेटा? जननांग है। तो फिर उसमें पुष्प लगना शुरू होता है। जब उसके अंदर पुष्प लगता है, उसके पहले कली लगती है। सुना है ना? पहले फूल नहीं बनता, पहले बर्ड बनता है, कली बनती है। तो जो कलियों का निर्माण शुरू होता है, जब कली बनना शुरू हुई, तभी उस पादप के अंदर जनन अवस्था शुरू हो गई। जैसे आपके अंदर फेशियल हेयर आना शुरू हुआ, आपका वक्षस्थल बड़ा होना शुरू हुआ, आपकी आवाज मोटी पतली हुई, तो आपके अंदर जनन की प्रक्रियाएं अब शुरू हो चुकी हैं। वैसे ही यहाँ पे कली बनना शुरू हुआ, यानी दूसरी अवस्था है। और ये दूसरी अवस्था क्या है? यही है जननावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। जहां पे कोई भी स्पीसीज प्रजनन करता है, ये वो दूसरी फेज है। एक निश्चित आयु सीमा तक, एक निश्चित समय तक जंतु व पादपों दोनों के अंदर ऐसे हार्मोन्स का, ऐसे रसायनों का स्राव होता रहता है कि उनके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन एक डेफिनिट समय के बाद, एक नियत काल के बाद, उनके अंदर ऐसे रसायनों का स्राव कम होने लगता है या धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पढ़ा है? ऐसे रसायनों का स्राव क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा या धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जब उनके अंदर ऐसे रसायनों का स्राव खत्म हो जाता है तो उसके बाद शुरू होती है तृतीयक अवस्था, जिसे हम लोग बात करते हैं। तो हम इसे बोलते हैं जंतुओं के लिए वृद्धावस्था, पादपों के लिए जनरली वृद्धावस्था नहीं, जीर्णावस्था यूज करते हैं। जीर्णावस्था की अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी नहीं रही। और देखो अब आप समझोगे कि रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी नहीं रही, मतलब इन्होंने अपनी जननावस्था में, जब वो प्रजनन कर सकता था,
वो जीव, चाहे वो पादप था, वो जंतु था, वो एक कोशिकी था, वो बहुकोशिकी था, वो कैसा था, वो बात छोड़ दो, वो ससीम केंद्र की था, वो असीम केंद्र की था, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, है ना। वो ससीम केंद्र की था, वो असीम केंद्र की था, वो एक कोशिकी था, वो बहुकोशिकी था, वो जैसा भी था, उसने क्या किया, अपनी जनन अवस्था में दो विधियां हैं जनरली। अगर अपनी शारीरिक संरचना के आधार पे बहुत से जंतुओं के अंदर लैंगिक जनन होता है, जो विकसित होते हैं थोड़े, जिनका शारीरिक संरचना इतना विकसित नहीं है, उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे, इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे, लेकिन लैंगिक या अलैंगिक जनन करके किसी ना किसी तरीके से, कुछ अलैंगिक कुछ लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन करके इन्होंने अपने समान संतति यहाँ पे उत्पन्न कर दी। यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, अपने समान संतति उत्पन्न कर दी, जो इस धरती पे जीवन की निरंतरता बनाए रखेंगे। क्यों? जो इस धरती पे जीवन की निरंतरता बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस जिस भी जंतु या पादप की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे जन्नावस्था के बाद वृद्धावस्था आएगी, जिसका अंत बड़ा निश्चित है, जिसका अंत बड़ा निर्धारित है कि यहाँ पे जो वृद्धावस्था या जीर्णावस्था है, ये खत्म होती है बेटा यही प्राकृतिक मौत पे। वो जंतु या पादप अंततः उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, नेचुरल डेथ। यानी अगर आप किसी भी जीव के जीवन काल की बात कर रहे हैं, तो उसे आप इन्हीं तीन अवस्थाओं में बांटोगे, चाहे कोई सा भी हो। और यहां से हमने एक बात और सीखा कि भाई जीवन काल 3 हिस्से में आप बांट लीजिए, लेकिन ये जीवन काल कुछ जंतुओं के लिए, कुछ जीवों के लिए ये जीवन काल कुछ मिनटों का है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ सप्ताह का भी, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं हर जगह पाई जाएगी। स्पष्ट है? स्पष्ट है। यानी किसी भी सजीव के जीवन काल को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो 3 अवस्थाओं में पढ़ना है। स्पष्ट है बेटा? देखेंगे और आगे। यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूं विभिन्न जीवों का जीवन काल भी विभिन्न अथवा जीवन काल कैसा होता है, अलग अलग। विभिन्न जीवों का जीवन काल भी क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किसी भी स्पीसीज का जीवन काल कैसे निर्धारित होता होगा। किसी भी स्पीसीज का जीवन काल कैसे निर्धारित होता होगा, जरा समझिए आप इस बात। आप किसी जीव का जीवन काल निर्धारित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना उसके लगभग औसत आयु क्या है या जीवन काल क्या है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आप हमेशा उस जीव को उसके जीवन के लिए जरूरी सभी परिस्थितियां बहुत अच्छे से देंगे। जब आप उसको सारा मसाला दे दे रहे हो, एकदम अच्छा से अच्छा खाना, उसको ऐसा वातावरण दे रहे हो कि उसे कोई बीमारी ना हो, उसके जीवन में कहीं से कोई भी तरीके से उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर आप उसके लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां उत्पन्न करते हो, तो वो जितना जी पाता है, तब वो जितना जी पाता है, उसे उस जंतु का, उस पादप का या उस जीव का जीवन काल बोला जाता है। लेकिन आपको पता है ना, जीवन भरा है संघर्षों से। यहाँ पे कभी भी शायद हो सकता है कि कुछ ही स्पीसीज की आप बात कर रहे हो, बड़े विरले हैं जिनको हर तरीके से उनके
जीवन के अनुरूप चीजें परिस्थितियां मिल रही हैं, ऐसा होता नहीं है। हर स्पीसीज को, हर सजीव को अपने वातावरणीय दशाओं के परिवर्तन को झेलना पड़ता है। यहाँ पे आने वाली बीमारियों को झेलना पड़ता है। यहाँ पे मान लो जो जंगल में रहते हैं उनको अपना शिकार होने से भी बचाना है, अपना खाना भी लेना है। वहां पे जंगल में महामारी चल रही है उससे भी बचना है, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसे सरवाइव करना है। तो जीवन हमेशा देखेंगे कि जो निश्चित जीवन काल का जो आप आंकड़ा निकालते हैं, ये आप निकालते हैं चिड़ियाघरों से। कहां से निकालते हैं? चिड़ियाघरों से। चिड़ियाघर के अंदर जीवों को रखा जाता है मानव के निरीक्षण में, और कोशिश की जाती है कि उनको जो भी बेस्ट सर्विस दे पाए वो दे दे, उनके लिए एकदम उचित समुचित व्यवस्था कर देते हैं। जब उचित समुचित व्यवस्था कर देते हैं तो वो जो जीवन काल लेते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कि भाई ये इसका जीवन काल है। ऐसे जीवों का जीवन काल निर्धारित तो होता है, लेकिन क्या ये संभव है कि सभी जीवों को आप चिड़ियाघर में ले आके रख लें? नहीं। तो हम जीवन काल का निर्धारण मतलब एक हम औसत में लगाते हैं। हम एक पूरा का पूरा जो फिक्स जीवन काल है ना, वो निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जीवों के लिए परिस्थितियां इस धरती पे हमेशा एक समान नहीं रहती, बदलती रहती हैं। आप परिस्थितियों की बात कर रहे हो बेटा, आप सोचिए कि इस धरती पे दिन और रात का तापमान ही बदल जाता है। भाई दिन में जब सूरज निकलता है तो तापमान थोड़ा ज्यादा, रात में सूरज गया तापमान थोड़ा कम। तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको एकदम बेस्ट सोल्यूशन। तो ये तो अगर आप सोच रहे हैं तो ये वास्तविक रूप से संभव ही नहीं है। यानी सभी सजीवों को यहाँ इस धरती पे अपने आप को अनुकूलित करना पड़ता है विभिन्न वातावरणीय दशाओं के लिए। ठीक है, तो उनका जीवन काल निर्धारित कैसे करते हैं? सजीवों का जीवन काल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजीवों का जीवन काल उनके बाह्य एवं आंतरिक आकार की उनके पोषण वातावरणीय दशाओं उनके बाह्य व अंतर आकार की, उनके पोषण वातावरणीय दशाओं एवं उनके कार्यकी से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? उनके कार्यकी से निर्धारित होता है। ये हमने कुछ बढ़िया से बात की। जनरली लोगों को लगता है, सामान्यतया ऐसा लोगों को लगता है कि सजीवों का या जीवों का जो जीवन काल है, ऐसा बचपन में मुझे भी लगता था, आप लोगों को भी लगता होगा, उनकी आकार से निर्धारित होता है। उनके आकार से, जैसे मच्छर है, मच्छर यूं छोटा सा, यहाँ भी उसका जीवन काल क्या है? यहाँ उड़ा, किसी ने चट से दे दिया, खत्म। छोटा सा तुरंत मर गया। हाथी को ऐसे मार पाओगे? नहीं, वो बड़ा है तो वो ज्यादा जीता होगा, ऐसा मुझे लगता था, और ऐसा आपको भी लग सकता है कि सजीवों का जो जीवन काल है वह उनकी शारीरिक संरचना, उनके आकार पे निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता था, आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया सी बात है कि वो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसी वातावरणीय दशा में है, क्या वो दशाएं उनके लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं अनुकूल है या उनके लिए विपरीत दशाएं हैं।
उनके लिए अनुकूल दशा है या विपरीत दशा है, वो कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हैं, कहाँ पे उनका काम चल रहा है, वहां पे क्या उनके उनके जो प्रीडेटर हैं, जो उनको खाने वाले हैं, वो वहां पे हैं, क्या वहां पे कोई बीमारी है जो उसके जीवन काल को अफेक्ट कर रही है, प्रभाव डाल रही है उसके ऊपर, विपरीत प्रभाव। इन सभी चीजों से और उनके खुद की फिजियोलॉजी कैसे काम कर रही है, ऐसी कुछ चीजों से निर्धारित होती है सजीवों का जीवन काल। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखने जा रहा हूं, भूलना नहीं है इसे, और ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आप लोगों को सवाल बहुत मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आप लोगों को बहुत सारा सवाल मिल सकता है। जरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना इस पे। सजीवों का जीवन काल उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि दो सजीव जो संरचना में आकार में एक जैसे हैं उनकी आयु भी एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है कि जीवन काल भी एक होगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, दिखाऊं आपको, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है। आपकी एनसीईआरटी में एक चित्र दिया गया है, आपकी बुक में, आप जो भी पुस्तक पढ़ते हो उसमें एक चित्र दिया है जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवन काल के बारे में बात किया है। हाथी, गुलाब, कुत्ता, तितली, कौवा, केला, गाय, तोता, मगरमच्छ, घोड़ा, फल मक्खी, धान, कछुआ, बरगद, ऐसी कुछ चीजें आपके पुस्तक में दी गई है, जिसमें से कुछ का जीवन काल वहां पे लिखा हुआ है, कुछ का नहीं लिखा हुआ है। जिनका लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा है आपके पुस्तक में, आप इस लिस्ट को देखिएगा। आप क्या करिएगा बेटा, आप इस लिस्ट को देखिएगा और यहाँ से जो आपके पुस्तक में नहीं दिए गए हैं उनको यहाँ से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्यों ये लिस्ट क्यों जानना चाहिए, हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं पे वो मसाला छिपा है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं, बच्चे, कि जीवों में ये जो प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, ये उनके आकार पे निर्भर नहीं करती, ये उनके आकार पे निर्भर नहीं करती। हम यहीं से सीख सकते हैं। स्पष्ट है? ये देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें क्या मिला। यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मेरा कौवा और एक है तोता। जब भी क्वेश्चन आता है मोस्टली इन्हीं पे आता है, कौवा और तोता पे। कौवा और तोता पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ ये समझ रहे हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो जीव हैं, जीवों की जो आयु है बेटा, वो उनके शरीर के आकार पे निर्भर नहीं करता। ये हम सीखने जा रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं ये देखिए। हम बोल रहे हैं कि हम तुलना कर लेते हैं कौवे में और तोते में। हमारे पास दो सजीव हैं जिनके बीच में हमें तुलना करना है। मैं बोल रहा हूं कौवा क्या है, पक्षी, तोता भी क्या है, पक्षी। अरे बहुत बढ़िया बात है, दोनों पक्षी है। दोनों पक्षी मतलब दोनों के अंदर चोंच है, दोनों के अंदर पंख है, दो पैर हैं, उड़ते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, यही तो है, दोनों पक्षी हैं। और दोनों की आकार की, दोनों की जो संरचना है, संरचना भी लगभग एक जैसी है। आकार में भी दोनों क्या है, एक जैसे, लगभग। यस और नो। दोनों पक्षी हैं, दोनों की जो शारीरिक बनावट है, उनपे पंख है, दो पैर है, चोंच है। चोंच का आकार मतलब ठीक है, बट लगभग इनकी शारीरिक संरचना पक्षी होने की वजह से एक समान है। यस और नो। लेकिन पता है कौवे की उम्र आप लिखते हैं जनरली 14 से 15 साल। 14 से 15 वर्ष इसका जीवन काल है कौवे का। 14 से 15 वर्ष का जीवन काल कौवे का है। और जब आप तोते की बात करते हो तो इसका जीवन काल है 140 वर्ष का।
कितना? 140 वर्ष। मतलब पता है क्या हुआ? इसके लगभग लगभग 10 गुना। यस और नो? दोनों में अगर हम तुलना कर लें, इसके लगभग लगभग 10 गुना जीता है तोता कौवे की तुलना में। क्यों भाई? अगर आकार पे निर्धारित होता, अगर आकार पे, शरीर के आकार पे उनका जीवन काल निर्धारित होता, तो क्या ये जीवन काल का डिफरेंस होता, इतना अंतर होता कि इसके 10 गुना जी रहा है? ये संभव नहीं है। क्लियर बच्चे? देखेंगे और दो उदाहरण और लेते हैं, आम का पेड़ और बरगद का पेड़। आम का पेड़ और बरगद का पेड़, देखिए दोनों वृक्ष हैं। जैसे वो दोनों पक्षी थे, ये दोनों क्या हैं? वृक्ष है। यस और नो? दोनों जमीन पे उगेंगे। जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, पेड़ों पे ये तो होती है, जड़, तना, पत्ती, शाखाएं दोनों के अंदर होगी। लेकिन जीवन काल की बात करें तो आम का पेड़, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है आम के बारे में भी, धान, कछुआ, गुलाब, केला, मिस हो गया मुझे लग रहा है, बरगद तो लिखा हुआ है 300 से 400 साल। बट जो आम है, कोई बात नहीं, जो बरगद का पेड़ है वो 300-400 साल तक जिंदा रहता है। दोनों पेड़ ही है ना, वृक्ष ही है। ये 400 वर्ष, 400, और ये जो वृक्ष है ये 150 साल तक। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। 150 साल तक जब ये ग्रो होते हैं तो लगभग लगभग इनकी संरचना जो है लगभग एक जैसी होती है 150 साल। लेकिन इसकी डेथ हो जाती है और ये बढ़ता रहता है। क्यों? दोनों पक्षी थे, दोनों वृक्ष थे, यहाँ पे दोनों की संरचना जो 100-150 साल की है लगभग एक जैसी, लेकिन इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु होती है, बरगद का पेड़ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बरगद का पेड़ अगर 400, 500, 250, 300 साल पुराना पेड़ है तो वो पेड़ खुद ही जंगल है। इतना लंबा चौड़ा उसकी वृद्धि हो जाती है कि वो खुद ही जंगल बन जाता है। तो संरचना को अगर देख रहे हैं, दोनों पक्षी थे, दोनों वृक्ष थे, दोनों एक जैसे हैं संरचना में। जब आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कौवे और तोते में, तो ये भी एक जैसे हैं, लेकिन कौवा 14-15 साल में मर जाएगा, तोता 140 वर्ष तक जीता रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आम के पेड़, दोनों पेड़ हैं, जमीन में उगेंगे एक साथ, जड़, तना, पत्ती, शाखाएं विकसित होंगी, 100-150 साल तक एक जैसे हैं, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी और ये बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आकार पे निर्भर नहीं कर रहा। आकार पे निर्भर करता तो ये दोनों की जो संरचना है, ये दोनों एक साथ ही, दोनों का वृद्धि एक साथ हो रही है, एक जैसे हो रही है, दोनों की लाइफ स्पैन एक जैसी होती। यहाँ दोनों पक्षी हैं, दोनों का जीवन काल एक जैसा होता। यहाँ से हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ भाई साहब, जीवन काल का सच में शरीर के आकार से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? स्पष्ट है बेटा? जीवन काल का शरीर के आकार से कोई भी लेना देना नहीं है, यह स्पष्ट है। क्लियर है बच्चे? चलिए, हम जब देखते हैं जीवन काल के बारे में, तब हमें अब समझ में आता है कि अच्छा, जीवन काल में हमने ये तो पढ़ लिया, विभिन्न जीव में हमने, ध्यान से देख लीजिए, फटाफट रिवाइज मार ले, क्विक रिवीजन। क्या था प्रजनन का महत्व? क्या था ये समझ लिया। महत्व क्या था ये समझ लिया। महत्व समझने के बाद हमने समझा कि भाई इसको जीवन काल का प्रजनन से क्या लेना देना है। हमें समझ में आया कि जीवन काल में एक ऐसी अवस्था है जो उसकी द्वितीयक अवस्था है, इंटरमीडिएट फेज, बीच वाला, जिसे जनना अवस्था बोलते हैं। यहाँ पे सभी सजीव प्रजनन करके अपनी जैसी संतति पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि जीवन की निरंतरता क्या रहे, बनी रहे। हमने सीखा कि भाई जीवों का जीवन काल अलग अलग है, तो सबके अंदर ये जो परिस्थितियां, स्थितियां हैं, वो क्या होंगी, अलग अलग समय पे आएंगी। क्या होंगी? अलग अलग समय पे आएंगी। लेकिन जीवन काल वेरिएबल है, और सभी सजीवों का जीवन काल जो आप देख रहे हैं वो उनके वातावरणीय दशाओं,
उनके बाह्य आकार की, उनके अंत आकार की व उनकी जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं उनकी कार्यकी कैसे हो रही है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है, न कि उनके आकार के ऊपर। क्लियर बच्चे? यहां तक की कहानी हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया। अब चलते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चले भैया, अगला स्टेप देखते हैं कि जीवों में जनन की क्या प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात सीख ली कि सभी जीव जनन करते हैं, दूसरी चीज कर रहे हैं प्रजनन सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये हम लोग पहले भी सीख चुके, बट यहाँ पे कुछ आपको बताना है। सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब सभी सजीवों के अंदर ये पाया जाता है ना, हमने लिखा भी था यार। प्रजनन जीवों के अभिलाक्षणिक, जीवन के अभिलाक्षणिक लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये क्या है, जीवन के जितने भी लाक्षणिक लक्षण हैं उनमें से अभिलाक्षणिक लक्षणों में से एक महत्वपूर्ण लक्षण है, और हमने लिखा है कि सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परंतु मैंने बात कर लिया है, बता दिया है, परंतु कभी कभी ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। कभी कभी कुछ जीवों में शारीरिक कमी हार्मोन दोष कायिक प्रदोष हार्मोन दोष, कायिक प्रदोष एवं कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के वजह से, कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के कारण शारीरिक कमी, हार्मोन दोष, कायिक प्रदोष एवं कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के कारण जनन क्षमता नहीं पाई जाती, है अथवा विलुप्त हो जाती। मतलब कभी कभी कुछ के अंदर तो होती ही नहीं है, और कभी कभी कुछ के अंदर है लेकिन फिर भी वो प्रजनन नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर से क्या हो जाती है, विलुप्त हो गई है, गायब हो गई, कभी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं, इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण आपने पढ़ भी रखा है 11th वाले हिस्से में, फिर भी
इनफर्टाइल ह्यूमन कपलेट, मानव युगल कपल जो हो सकते है ना, ये कैसे, इनके अंदर प्रजनन नहीं हो सकता है, कुछ दोष है, कभी पुरुष के अंदर कभी महिला के अंदर हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है खच्चर के बारे में, खच्चर में क्यों नहीं होता, क्योंकि खच्चर जो है वो घोड़े और गधे के संकरण से बना है, दोनों को मिक्स करके। ये थोड़ा सा मैंने लिखा है ना, असामान्य प्रक्रियाओं के कारण प्रजनन हमेशा समान जाति में समान जीवों के अंदर होता है ना, जो एक ही कैटेगरी में आते हैं उनके अंदर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, घोड़े व गधे को लिख देता हूं मैं। यहाँ पे आपने जो संकरण कराया है वो कराया है आपने घोड़े का क्रॉस गधे के साथ, यहाँ पे इस वजह से इसके अंदर नहीं होता। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल होगा आपका कामगार मधुमक्खी। मधुमक्खियों में 3 वैरायटी है, एक रानी है, एक काम करने वाला है और एक लड़ाकू है, एक लड़ने वाली मधुमक्खी। तो कामगार मक्खी जो है इसके अंदर भी असामान्य प्रक्रिया कुछ हो रही है, यहाँ पे अनिषेक जनन से बनता है, इस वजह से इसके अंदर नहीं। अब सबका लिखें तो इसका भी मानव युगल में क्यों नहीं होगा, मुख्यतया होता है हार्मोन दोष के कारण, और भी कारण हो सकते हैं बट मुख्यतया एक ऐसा होता है हार्मोन दोष। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, है ना। वैसे तो ये सबके अंदर होने वाली प्रक्रिया है, बट कुछ जीव ऐसे भी हैं जहां पे कुछ दोष के वजह से या कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के वजह से उनके अंदर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। अन्यथा इनके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल है, 3 ही है, और भी उदाहरण है, लेकिन मुख्यतया जीवों के अंदर यह प्रक्रिया पाई जाती है ना, यह प्रक्रिया पाई जाती है। क्लियर बच्चे, यहाँ पे हम बात करेंगे जीवों में प्रजनन के लिए कि इनके अंदर और लैंगिक जनन में क्या बोल रहे हैं, आ जाओ देखते हैं। सभी जीव या जीवों के अंदर उनके शारीरिक संरचना के आधार पर प्रजनन की मुख्यतया 2 विधियां पाई जाती हैं। कितनी विधियां पाई जाती हैं, 2 विधियां पाई जाती है मुख्यतया उनके अंदर। ठीक है, पहली विधि हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। पहली विधि अलैंगिक जनन है और दूसरी क्या है बेटा, लैंगिक जनन। दो विधियां पाई जाती है, कौन कौन सी, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। हम तुरंत ये बात करेंगे कहां पे अलैंगिक होगा कहां पे लैंगिक होगा, जरा समझिएगा। जंतु व पादपों दोनों के अंदर जंतु एवं पादपों
दोनों के शारीरिक बनावट में बहुत विविधता पाई जाती है। बहुत विविधता पाई जाती है। इनकी शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च। शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बोलना चाह रहे हैं। शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च। इसके आधार पर उनके अंदर लिंग का पाया जाना निर्धारित होता है। मतलब उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस भी लिविंग स्पीसीज की बॉडी की बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सरल है, वो सिंपल प्लांट है, सिंपल एनिमल है, या कोई सिंपल लिविंग स्पीसीज है, या बहुत एडवांस है। अगर सरल होगा या उच्च कोटि का है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, जननांग पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। उसके आधार पर उसके अंदर लिंग का पाया जाना निर्धारित होता है। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। सामान्यतः सरल संरचना वाले सरल संरचना के जीवों में सामान्यतः सरल संरचना के जीवों में क्या बोल रहे हैं? सामान्यतः सरल संरचना के जीवों में जननांग नहीं पाए जाते। जो सिंपल स्ट्रक्चर है उनके अंदर जननांग नहीं पाए जाते हैं। एवं उनके भीतर अलैंगिक जनन होता है। कैसा बेटा? उनके भीतर अलैंगिक जनन होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरा, उच्च संरचना के सजीवों में उच्च संरचना के सजीवों में जननांग उपस्थित होते हैं। अतः उनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। बहुत सिंपल सी बातें थी कि भाई आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या लिखा? शारीरिक बनावट में बहुत विविधता पाई जाती है। शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च है, इसके आधार पर उनके अंदर लिंग का पाया जाना व न पाया जाना निर्धारित होता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। इनके शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च है,
इसके आधार पर उनके अंदर क्या होता है, लिंग का होना या ना होना निर्धारित होता है। क्लियर हुआ बच्चे? और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो सरल संरचनाएं हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है, वह जो उच्च संरचनाएं हैं वहां पे लैंगिक जनन होता है। तो कैसे होता है अलैंगिक जनन जबकि इनके पास कोई लिंग नहीं है? क्या विधियां होती हैं, किस तरीके से ये चीजें चलती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अलैंगिक जनन की विधियां क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं, आपकी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को समझाते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस, टेक केयर।